तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, उसका न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेटेड जो भी टर्म है पूरा वीडियो देखना, सब कवर हो जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई लाइट क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किस नियम को फॉलो करता है। सबसे पहले लेकिन हम लोग तो ये जानेंगे कि लाइट क्या है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर हम तो 7th में ही पढ़े थे लाइट क्या है, और या तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा से भी तुम पूछो उसको भी पता है लाइट जो बल्ब से निकलता है, और जो लाइट अगर होता है रूम में हम किसी चीज को देख पाते हैं। इसका मतलब है कि लाइट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि लाइट एक ऐसा चीज है जिसके प्रेजेंस में हम किसी चीज को आसानी से अपने आंख से देख पाते हैं, और अगर लाइट नहीं हो तो हम लोग नहीं देख पाएंगे चीजों को। सब जानता है इसको, तो इसी से हम लोग लाइट का डेफिनेशन बना लेते हैं कि लाइट जो है एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि हमारे आंख को कैपेबल बनाता है किसी चीज को देखने के लिए। किसी भी चीज को देखने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? सबसे पहला जरूरत है लाइट का। लाइट नहीं हो तो नहीं देख पाएंगे, और आंख का भी जरूरत है, आंख नहीं रहेगा तो भी नहीं देख पाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट का जिसको देखना है। तो लाइट का यहीं से डेफिनेशन निकल के आता है, जो डेली लाइफ में उसके बारे में जो जानते हैं उसी से हम लोग उसका डेफिनेशन भी निकालते हैं। तो हम सबसे पहले लाइट, तो क्या है लाइट का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see an object। सिंपल डेफिनेशन है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, हमको कैपेबल बनाता है कि हम किसी चीज को देख सके। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। बहुत सारे बुक में इसको कई तरह से लिखते हैं, सेम बात को बहुत सारा बुक लिखता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। उसका भी सेम मतलब हुआ कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे अंदर देखने का सेंस पैदा करता है, उसका सेंसेशन पैदा करता है। तो कई तरह का डेफिनेशन है। ठीक है, तो लाइट समझ लिया लोग क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट आखिर एक्चुअली में उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी लाइट का क्या है कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट ऐसे ऐसे नहीं जाती हमेशा। लाइट कैसे, टॉर्च जब हम जलाते हैं तो उससे कैसे निकलता है लाइट, देखते हो एकदम स्ट्रेट निकलता है, ऐसे नहीं कि टॉर्च जलाई इधर लाइट चली गई इधर, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। तो लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो ये लाइट का सबसे पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे क्या? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है लाइट का कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना। तो उसको भी लिख लेते हैं, एंड दिस property of light is called rectilinear propagation of light।
है ना। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत सारा प्रूफ हम लोग 7th 8th में पढ़े हैं, वो एक प्रूफ सबको याद होगा, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं एक सिंपल सा प्रूफ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं। 7th में हम लोग पढ़े हैं कि एक मोमबत्ती ले लेते थे हम लोग, उसमें उसको ऐसे जला देते थे, मोमबत्ती जल रहा है, उसको एक बार हम लोग क्या करते थे, सीधा पाइप से देखते थे, सीधा एक पाइप ले लेते थे जो कि एकदम स्ट्रेट होता था, और यहाँ पे हम अपना हाथ लगाते थे, इसको देखते थे तो हमको मोमबत्ती जलता हुआ दिख जाता था, मोमबत्ती जलता हुआ दिख जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट निकल करके हमारे आंख में आती थी तो हमको मोमबत्ती दिख जाती थी। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम फिर से दोहराते थे, क्या करते थे दूसरी बार, सेम मोमबत्ती को हम क्या करते थे, सेम मोमबत्ती जल रहा है इस बार हम क्या करते थे, एक पाइप लेते थे टेढ़ा वाला, ऐसा पाइप लेते थे। अब हम यहां पे आंख लगाते थे तो हमको मोमबत्ती नहीं दिखती थी। क्यों? क्योंकि भाई लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो लाइट ऐसे मुड़ करके ऐसे ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो लाइट जाएगी इससे टकरा के इधर उधर से चली जाएगी, तो हमारे आंख पे पूरा स्ट्रेट नहीं आएगी, इधर उधर चली टकरा जाएगी इसमें, तो लाइट डिफ्यूज हो जाएगा, तो हमको मोमबत्ती नहीं दिखेगा। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, 7th 8th में हम लोग पढ़ रहे हैं। और भी बहुत ऐसा प्रूफ है जो कि डेली लाइफ में, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा प्रूफ हम तुमको बताते हैं डेली लाइफ से, ठीक है। मान लो अंधेरा रूम है, एक दीवार है, ठीक है, मान लेते एक दीवार है, क्या है ये, दीवार है, एकदम अंधेरा है, तुम यहाँ पे एक टॉर्च ले लो और यहाँ पे जलाओ एक टॉर्च, यहाँ पे हम एक टॉर्च जलाएंगे, इधर से लाइट निकलेगी, लाइट निकल के इधर जाएगी। अब हम किसी को बोलते हैं कि जाओ देखो तो दीवार के पीछे अंधेरा है कि प्रकाश आई है, कोई जाकर के देखेगा दीवार के पीछे क्या रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट टॉर्च से निकला ना वो सीधा इधर चला गया। अगर लाइट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, मान लो लाइट ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे, तो क्या होता, दीवार के पीछे भी प्रकाश आ जाती, पर ऐसा नहीं होता। तो क्या प्रूव करता है, ये सब पॉइंट क्या प्रूव करता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो सबसे और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एकदम याद रखो, बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि एक बार क्लास करने में, क्लास में याद हो जाए, बार बार उसको याद करने का जरूरत नहीं पड़े। चलो ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है लाइट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। सुना रहा, किसी मीडियम का जरूरत नहीं लाइट को ट्रेवल करने के लिए, मतलब लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए बीच में हवा हो या ऐसा कुछ हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे साउंड है, देखो साउंड अगर हम बोलते हैं तो तुमको सुनाई देता है, ठीक है, तो लाइट साउंड जो है मेरे मुंह से निकल के तुम्हारे कान में जाएगा तो तुमको सुनाई देगा। तो क्या साउंड जो ट्रेवल कर रही है, क्या इसको किसी मीडियम का जरूरत है? हाँ, इसको जो है मीडियम का जरूरत है। अगर मान लो हमारे मुंह, मेरे मुंह और तुम्हारे कान के बीच में जो हवा है, इसको अगर हटा दिया जाए तो हम जो बोलेंगे तुमको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लाइट साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का जरूरत है, लेकिन लाइट के पास ऐसा नहीं है। यहाँ पे टॉर्च जलाओ और बीच में हवा हटा दो, हवा जो निकालो, फिर भी टॉर्च का लाइट चला जाएगा तुम्हारे तक, लेकिन साउंड के साथ ऐसा नहीं है। तो ये लाइट का दूसरा प्रॉपर्टी है। क्या है दूसरा प्रॉपर्टी? कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेस में हम लोग देखते हैं, सूरज से लाइट आती है अर्थ पे, हमको पता है जो स्पेस है, सूरज तो बहुत दूर है, स्पेस में है, वहां से लाइट निकल के अर्थ पे आ जाती है, ठीक है। तो बीच में तो कुछ नहीं है ना, स्पेस में सूरज और पृथ्वी के बीच में जो स्पेस है वहां तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट आती है। तो ये वाला पॉइंट भी क्या प्रूव करता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम टू
प्रोपेगेट लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सूरज से डायरेक्ट आ जाता है पूरा पृथ्वी पे बिना किसी मीडियम का यूज करते, है ना। लेकिन वही साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत है। मान लो अगर हम लोग चंद्रमा पे चले जाएंगे, ठीक है, दो आदमी चंद्रमा पे चले जाएंगे, चंद्रमा पे तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं, हवा नहीं है, दो आदमी के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तुम चंद्रमा पे से बोलेगा ना कुछ, दूसरे आदमी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो आवाज है ना, जो साउंड, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत है। लेकिन जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम, तो चंद्रमा पे जाके टॉर्च जलाएगा, लाइट निकल जाएगा, सब चीज दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये पॉइंट भी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट भी, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है लाइट का? तीसरा प्रॉपर्टी इसकी स्पीड के बारे में। लाइट का स्पीड कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है लाइट का स्पीड, है ना। कितना होता है तो नोट करते हैं लोग। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट इतना नहीं होता, अप्रोक्स है ना। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड लाइट ट्रेवल कर सकती है। अच्छा, तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि अभी तक जो फिजिक्स का थ्योरी है, अभी तक दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो लाइट से फास्ट ट्रेवल करे। कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है जो लाइट से फास्ट ट्रेवल कर सके। तो अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट कौन ट्रेवल करती है? लाइट। कितना स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लो। थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? नो पार्टिकल्स टिल नाउ, अभी तक जो फिजिक्स का थ्योरी है, या अभी तक जितना भी हम दुनिया को जान पाए हैं, उस हिसाब से नो पार्टिकल्स टिल नाउ कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। लाइट से ज्यादा अभी तक कुछ भी, लाइट से ज्यादा फास्ट कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी देखें? तीसरा प्रॉपर्टी देख ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी। अच्छा, चौथा प्रॉपर्टी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? देखो, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। सुना रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मीडियम हो या ना हो, इससे लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रेवल करेगा। लेकिन मीडियम पे उसका स्पीड डिपेंड करेगा। मतलब अगर एयर है तो उसमें लाइट का स्पीड अलग होगा। एयर की जगह मान लो पानी है, वाटर है, तो वहां पे लाइट का स्पीड बदल जाएगा। वाटर की जगह ग्लास डाल देंगे, वहां पे लाइट का स्पीड बदल जाएगा। तो मीडियम पे जो है लाइट का ट्रेवल जो है, प्रोपेगेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, पर उसका स्पीड डिपेंड करता है। सर, इसका क्या मतलब है कि मीडियम पे प्रोपेगेशन डिपेंड नहीं करता पर स्पीड? प्रोपेगेशन डिपेंड नहीं करता मतलब कि चाहे मीडियम कुछ हो, लाइट जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन वो किस स्पीड से जाएगा ये डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है। समझना है? तो ये भी इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन the medium, depends on the medium। ठीक है, तो अगर मीडियम, अच्छा, एक मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगा। जब तक मीडियम नहीं बदलेंगे स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मीडियम पे लाइट का स्पीड डिपेंड करता है। तो 4 प्रॉपर्टी हम लोग लिख लिए अभी तक। नोट करते जाना है, जिसको नोट करना है स्क्रीन को रोक करके अपना नोट कर सकता है। ठीक है, चलो। हाँ, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे। देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है हमेशा से साइंटिस्ट के बीच डिस्कशन का पॉइंट रहा, क्योंकि फिफ्थ प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि भाई लाइट जो है क्या,
एक्चुअली में किस चीज से बना है लाइट, इस चीज के बारे में। तो ये हमेशा से हर साइंटिस्ट का शुरू में ओपिनियन अलग अलग रहा, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला। कोई बोला लाइट क्या है, जैसे कि बल्ब है, लाइट बोला कि लाइट जो है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कोई बोला नहीं लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके नहीं बना है, लाइट वेव है। तो ये हमें डिस्कशन, बहुत डिस्कशन हुआ इसका, उसी को 5वां प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि इतना डिस्कशन के बाद लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बहुत, अभी उसमें भी बहुत रिसर्च होना बाकी है, अभी तक भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है इसके बारे में। ठीक है, पूरी तरह से अभी भी बहुत डिस्कशन हो सकता है इस चीज पे। तो देखो तो इसका हिस्ट्री कहां से शुरू हुआ। तो न्यूटन सबसे पहले क्या बोला, जो लाइट जो है ना पार्टिकल से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ लाइट, पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो उस समय तो न्यूटन ही, मतलब उसमें न्यूटन का एकदम बोलबाला था, एकदम थ्योरी पे थ्योरी दिए जा रहा था, तो उसके थ्योरी को लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेता था। तो सब मान लिया हाँ ठीक है, जो लाइट जो है छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और न्यूटन जो है इस थ्योरी का क्या नाम दिया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, कॉर्पस्कुलर मतलब क्या होता है, छोटा पार्टिकल। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। क्या है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या बताता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। ये कौन बोला, न्यूटन बोला। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आया जो बोला नहीं, लाइट जो है पार्टिकल से नहीं बना हुआ है, लाइट जो है वेव है, वेव जैसे साउंड है, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो क्या है, वेव है ना, वेव। तो बोला कि लाइट वेव है, कुछ साइंटिस्ट बाद में बोलने लगा, तो प्रॉब्लम हो गया। तो बाद में लास्टली क्या कंक्लूजन निकला, लास्टली सब मिल करके बोला कि देखो लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। कहीं कहीं लाइट पार्टिकल की तरह काम करने लगता है और कहीं कहीं लाइट वेव की तरह काम करने लगता है। तो बोला कि ठीक है, लाइट को हम लोग बोल देते हैं कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो फिर लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला कि लाइट हैज, कोई हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला सब मिल करके, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब कौन कौन सा नेचर, ड्यूअल नेचर कौन कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर एंड दूसरा कौन सा, वेव नेचर। सब साइंटिस्ट का अपना अलग अलग मत था, तो दोनों को मान लिया गया। देखो सच भी यही है, बहुत सारा ऐसा फेनोमेना है जो लाइट करता है जहां पे लगे तुमको लाइट पार्टिकल से बना हुआ है। बहुत सारा ऐसा फेनोमेना जहां लगे नहीं पार्टिकल से नहीं बना हुआ, तो वेव है भाई। तो लाइट का जो ये बिहेवियर है, कहीं कहीं अपना पार्टिकल वाला नेचर दिखा देता है, कहीं कहीं वेव वाला नेचर दिखा देता है। तो फिर हम लोग क्या किया, हम लोग भाई रिसर्च ही कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करता है, जैसा जो नेचर दिखाता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो फिर हम लोग मान लिए कि लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। एक्चुअली में क्या है नहीं अभी तक किसी को नहीं पता। तो देखो पार्टिकल नेचर को कौन सपोर्ट करता है, जैसे न्यूटन, आइंस्टीन, ये लोग क्या बोल रहा था, ये लोग बोल रहा था कि वो लाइट जो है पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो अच्छा जैसे कि तो लोग देखेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा फेनोमेना है जो कि बताता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उसी तरह से कुछ फेनोमेना जैसे डिफ्रैक्शन ऐसा फेनोमेना जो कि बताता है लाइट वेव। डिफ्रैक्शन अभी तुम लोग समझ नहीं आएगा, आगे पढ़ना है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा हम लोग समझा सकते हैं, जैसे कि हम लोग सोलर सेल देखते हैं, सोलर सेल जो सन से जो चार्ज होता है, बैटरी को जो चार्ज करता है, देखो वो वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो वहां पे देखो लाइट जो है पार्टिकल की तरह काम करता है। वहां पे क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे सूरज से जो एकदम सूरज से छोटा पार्टिकल जो है एनर्जी लेकर के आ रहा है और धम से गिरा, किस चीज पे गिरा, सोलर पैनल पे, और जो वहां पे इलेक्ट्रॉन है उसको चार्ज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जो फेनोमेना है बैटरी को चार्ज करना सोलर पैनल में, वहां पे कौन सा इफेक्ट दिखता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां ऐसा लगता है जैसे कि लाइट एनर्जी लेकर के आ रहा है, छोटा सा पार्टिकल है, लाइट एनर्जी लेकर के आ रहा है सूरज से
और वो अपना एनर्जी किसको दे दे रहा है, बैटरी को दे दे रहा है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है बाद में। तो इस तरह का जो कुछ फेनोमेना है उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ फॉर्म ऑफ हो गया है ना, फॉर्म ऑफ गलती से छूट गया था, ये सब हल्का फुल्का मिस्टेक को अपने से भी तुम लोग कवर कर सकता है, लिखने में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो लाइट, हाँ तुम लोग क्या देखे अभी तक, लाइट है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर क्या बताता है लाइट का, पार्टिकल नेचर। अच्छा, पार्टिकल नेचर के बारे में कौन बताए, न्यूटन, आइंस्टीन। ये लोग क्या बोला, ये लोग बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेरी फास्ट स्पीड। क्या बोला कि लाइट क्या है, लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ जो कि बहुत फास्ट स्पीड में मूव कर रहा है, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल एकदम फास्ट 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 मूव कर रहा है, वही है लाइट। ठीक है, तो इसमें जो है पार्टिकल नेचर में हम लोग देख सकते हैं क्या बोलता है पार्टिकल नेचर, कि लाइट इज, अच्छा यहाँ जगह नहीं है, ऊपर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, मिटा लेते हैं पूरा। तो पार्टिकल नेचर क्या है लाइट का, पार्टिकल नेचर क्या बोलता है, पार्टिकल नेचर बोलता है लाइट इज मेड ऑफ very small particles, very small particles traveling on a straight line with very fast speed। अच्छा, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, जो थ्योरी दिया कि लाइट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद वेरी फास्ट स्पीड, कौन दिया था ये थ्योरी, न्यूटन दिया था। और इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज पार्टिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। दिस थ्योरी इज also known as corpuscular theory। ठीक है, कौन दिया था याद रखना, न्यूटन दिया था। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसा फेनोमेना कोई तुमको पूछ देगा, बताओ एक ऐसा फेनोमेना जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह रिएक्ट करता है, तो क्या बोल देंगे, हम लोग को पता नहीं है फेनोमेना पर बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जांपल में क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे लाइट कैसे काम करता है, पार्टिकल की तरह। अच्छा वो जो एकदम छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है जिससे लाइट मिलके बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, तो ये भी एक नीचे में एक पॉइंट लिख सकता है, एक डब्बा बना के लिख सकता है, क्या क्या लिख सकता है, दी एलिमेंट्री मतलब एकदम छोटा सा जिससे बना हुआ है कोई चीज, एलिमेंट्री, दी एलिमेंट्री पार्टिकल with which light is made called photon। इसी को बोलते हैं फोटोन, और कॉर्पस्कुलर भी बोलते हैं उसको। कॉर्पस्कुलर मतलब क्या होता है, पहले उसको कॉर्पस्कुलर बोलते थे न्यूटन के समय में, अब उसको फोटोन बोलते हैं जनरली, अब फोटोन ही बोलते हैं। ठीक है, पहले उसको बोलते थे कॉर्पस्कुलर। ठीक है, तो फोटोन किसको बोलते हैं, जो छोटा छोटा पार्टिकल है जिससे लाइट बना सकते हैं, फोटोन। हम लोग पूरा देख लिए कि लाइट का
पार्टिकल नेचर लिया, लाइट को वेव नेचर। पार्टिकल नेचर बोलता है कि लाइट जो पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। कौन बोला था? न्यूटन बोला था। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? कर्पूस्कुलर थ्योरी। ठीक है, इसको कौन सा इफेक्ट में लगता है कि लाइट पार्टिकल से बना हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, और जो पार्टिकल उसको क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। न्यूटन इसको क्या बोला था उसमें पार्टिकल को? कर्पूस्कुलर। लेकिन जनरली हम लोग अब उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। याद रहेगा? पॉइंट कर लो इसको, लिख लो, स्क्रीन रोक पे लिख सकता है। चलो ठीक है, तो हम लोग पार्टिकल नेचर देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे वेव नेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साइंटिस्ट बाद में क्या बोला? कुछ साइंटिस्ट बाद में बोला नहीं, कुछ ऐसा भी फिनोमेना हो रहा है जो कि बताता है कि लाइट पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर है। तो इसलिए हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या था? वेव थ्योरी, तो देखो कुछ साइंटिस्ट बोला कि जो लाइट जो है ना, वेव है। कैसा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या बोलता है? वेव थ्योरी बोलता है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, which does not need any medium to travel। वेव थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, which does not need, है ना, does not need any medium to travel। ठीक है, तो हम लोग वेव थ्योरी तक कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी पूरा कंप्लीट कर लिए। हाँ, किसी को जो है डाउट होता है कि सर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे है, क्या है, तो इसके लिए हम लोग जो है, चूंकि सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या है कि एक 15-20 मिनट का वीडियो सेपरेटली बना देंगे। जिसको देखना होगा देख लेना, इसका लिंक जो है इसी वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी हम लोग सिलेबस पे आते हैं फिर से। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पूरा क्लियर कर लिए। अब हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, जो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होता है उसको जल्दी जल्दी। उसमें से बहुत सारा टर्म्स तुम लोग पहले से जानता होगा, 7th 8th से ही जानता होगा। और अब जो है उसको हम लोग फिर से रिकवर करके कुछ टर्म्स देख लेते हैं। इस चैप्टर में उसका बहुत यूज होगा। तो सबसे पहला और सबसे फेमस टर्म इस चैप्टर का है रे ऑफ लाइट। सुना हुआ है, सबको सुना हुआ होगा। अगर किताब कॉपी कभी उल्टाए हो बचपन से तो सुना हुआ होगा रे ऑफ लाइट। क्या है रे ऑफ लाइट? देखो, रे ऑफ लाइट जो है लाइट के पाथ को डिनोट करता है ना। रे ऑफ लाइट क्या करता है? रे ऑफ लाइट बताता है कि लाइट किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, तो नोट करना है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट, तो इट इज द स्ट्रेट लाइन path along which light travels। सिंपल है, रे ऑफ लाइट जो है लाइट के पाथ को बताता है कि भाई लाइट इधर से इधर जा रही है। ठीक है, जैसे एक टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च का जब हम फोटो बनाते हैं तो हम इससे मान लो ऐसे निकाले रे ऑफ लाइट, ऐसे निकाले, और उसमें हम एक एरो दे देते हैं ऐसे। तो ये जो हम रे ऑफ लाइट जो फोटो बनाए के लिए, जैसा जो फोटो बनाए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
देखो इसमें एक हम एरो हेड बना देते हैं, इसे एरो हेड बना देते हैं, ठीक है, एक एरो हेड बना देते हैं। इसका एरो हेड जो है ये क्या है, ये है एरो हेड, एरो हेड। और ये क्या है, यही है रे ऑफ लाइट, ये है रे ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करता है क्या, कि जो है रे, जो लाइट इस टॉर्च से निकला वो किधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, ठीक है। ये एरो हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एरो हेड यहां लिख लेना है, यहां पे लिख लेना हल्का सा कि इट क्या करता है, इट denotes the direction of propagation of light, सिंपल है भाई कि जो रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट जो है बताता है कि लाइट किधर से किधर मूव कर रहा है, जो रास्ता है लाइट का, जो रास्ता है उसको रिप्रेजेंट करता है रे ऑफ लाइट। उसमें जो एरो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ठीक है। यहां से हमको अच्छे से दिख रहा है, ओके। तो रे ऑफ लाइट समझ में आ गया। रे ऑफ लाइट क्या है, इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, ओके। चलो अब दूसरा टर्म देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है मेरा बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या है, इसे हम लोग पहले भी पढ़ लिए, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। बीम ऑफ लाइट, अभी बीम ऑफ लाइट क्या हो गया, सुना हुआ लग रहा है बीम, कोई भी जैसे टॉर्च जलाते तो क्या निकलता है, बीम निकलता है। बाइक पे भी तुम लोग देखता होगा, लाइट में हाई बीम लो बीम लिखा होता है, और हाई बीम पे डालेंगे तो लाइट जो है ज्यादा निकलता है, लो बीम पे डालेंगे तो लाइट थोड़ा लो हो जाता है ना, हेडलाइट का, बाइक का। तो ये बीम क्या है, देखो जो रे ऑफ लाइट है वो दिखाता है एक रे जैसे मान लो ये टॉर्च, तो जब हम टॉर्च जलाते हैं तो इससे क्या निकलता है, बहुत सारा रेज निकलता है, बहुत सारा लाइट निकलता है ना, इससे बहुत सारा रेज निकलता है, बहुत सारा रेज। तो ये जो पूरा जो बंडल है, जो पूरा बंडल है रेज का, जो पूरा कलेक्शन है या बंडल बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। इसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को, इट इज ए बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारा रेज ऑफ लाइट को मिला करके क्या बनता है, बीम ऑफ लाइट। तो टॉर्च से क्या निकलता है, क्या सिर्फ एक रे ऑफ लाइट निकलता है, नहीं, बहुत सारा निकलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, क्या, दी बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो बीम ऑफ लाइट जो है मेनली हम देख सकते हैं, बीम भी कई तरह का आता है, ठीक है। तो इसको जो है मेनली 3 तरह का बीम ऑफ लाइट होता है, अभी देखेंगे, इसको नोट कर लो स्क्रीन लॉक करके। बीम ऑफ लाइट जो है ये देख लेते हैं, बीम ऑफ लाइट जो है मेनली 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और तीसरा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट हम लोग समझ गए अच्छे से, है ना, जो बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट होगा उसको बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अब उसका भी 3 तरह, बंडल जो है, बंडल ऑफ रेज भी 3 तरह का, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और एक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट क्या होता है भाई, देखो ऐसा बीम ऑफ लाइट जिसमें जो लाइट रेज होगा वो एक दूसरे का हमेशा
पैरेलल ट्रेवल करेगा, उसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब ऐसा कुछ, ऐसे, ऐसा कुछ इस तरह का जो बीम होगा, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हर लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरह का जो बीम होगा वो क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको बारे में क्या लिख सकते हैं, इन दिस बीम ऑफ लाइट, क्या बोल सकते हैं, इन दिस बीम ऑफ लाइट in this beam of light, light rays travel parallel to each other। अच्छा, एक चीज और हम बोल सकते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसा बीम ऑफ लाइट है जिसका विड्थ जो है कांस्टेंट रहता है। देखो विड्थ तो इसका क्या कांस्टेंट है, विड्थ जैसे जैसे हम कहीं भी जाकर देखिए, यहाँ भी वही विड्थ है, यहाँ भी वही विड्थ है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का विड्थ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लो, the width of parallel beam of light is constant। सिंपल है भाई, जिसमें लाइट रेस पैरेलल रहेगा उसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है पैरेलल बीम ऑफ लाइट का, कि इसका विड्थ जो है तो कितना दूर भी ले जाओ ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लाइट रेस पैरेलल है। अब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होगा, देखो ऐसा बीम ऑफ लाइट जिसमें क्या होगा, जो लाइट रेस है वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, देखो इस तरह का कुछ ऐसे, देखो यहाँ भी जो है यहाँ भी एक बंडल ऑफ रेस है, बहुत सारा रेस है, लेकिन यहाँ पे किस तरह का है, यहाँ पे सारा रेस जाकर के एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। देखो क्या ये बीम और ये बीम में अंतर है, हाँ इस बीम में सारा रेस एक दूसरे का पैरेलल जा रहा है, इस बीम में सारा रेस जाकर के एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर गया, उसी से इसका नाम क्या आ गया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। तो ये कैसा बीम, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, किस तरह के बीम ऑफ लाइट को बोलेंगे, तो इसका क्या बोलेंगे बताओ, कि इन दिस बीम ऑफ लाइट क्या बोलेंगे, all the light rays meet at a point। अच्छा, क्या इसका विड्थ कांस्टेंट है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ, कोई तुमसे पूछेगा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का विड्थ कांस्टेंट होता है, ऑफ कोर्स हमको दिख रहा है नहीं है कांस्टेंट, यहाँ पे विड्थ इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे, हाँ जैसे हम आगे जा रहे हैं क्या हो रहा है, विड्थ इसका घट रहा है, तो इसका विड्थ कांस्टेंट नहीं है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का विड्थ मतलब चौड़ाई इसका चौड़ाई क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, द विड्थ of convergent beam of light decreases as the rays move forward। तो क्या बोल सकते हैं हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में, कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का विड्थ जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम क्या होगा, विड्थ इसका चौड़ाई इसका घटता जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लो। अब डाइवर्जेंट भाई, जिस तरह से कन्वर्जेंट नाम इन लोग का नाम खुद ही बता रहा है कि हम क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट खुद ही बता, देखो हम जो एक पॉइंट से निकलेंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हम एक पॉइंट से निकल करके भागेंगे दूर, डाइवर्ज करेंगे, तो हम हो जाएंगे डाइवर्जेंट। किस तरह का इसका फोटो बनेगा, एक पॉइंट से निकलता हुआ, एक पॉइंट से निकलता हुआ रेस है ना, एक पॉइंट से, एक पॉइंट मान लेते हैं ए, यहां से सभी रेस बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं,
सिंपल कि इन दिस बीम ऑफ लाइट, इन दिस बीम ऑफ लाइट क्या लिखेंगे, all the light rays come out from a point। ठीक है। अच्छा, इसका विड्थ के बारे में क्या बोल सकते हैं, इसका विड्थ क्या कांस्टेंट है, नहीं, इसका विड्थ जैसे आगे जा रहा है क्या हो रहा है, जैसे आगे जा रहे हैं इसका विड्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे इतना था विड्थ, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो विड्थ क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है। जैसे आगे जा रहे हैं हम क्या बोल सकते हैं, इट्स विड्थ इंक्रीजेज as the light rays move forward। जैसे जैसे लाइट रेस आगे जाएगा डाइवर्जेंट बीम का विड्थ वैसे वैसे बढ़ेगा, कन्वर्जेंट का घटेगा, और जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसका कांस्टेंट रहेगा। सिंपल है। तो इसी के साथ हम लोग बीम ऑफ लाइट भी देख लिए, जिसको नोट करना है स्क्रीन को रोक करके पूरा नोट कर लो। ठीक है, सब सिंपल सिंपल टर्म है, पहले हम लोग जानते हैं, बस हल्का हल्का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मीडियम के बारे में। मीडियम समझ रहा है ना, है ना, मीडियम कोई जो भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, मीडियम, हेडलाइन डाल देते हैं मीडियम। मीडियम क्या है, सब जानता होगा कि मीडियम क्या है, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। जैसे एयर, वाटर, ग्लास, जो भी सब्सटेंस है जिससे लाइट ट्रेवल करती है या करने की कोशिश करती है, हाँ किसी किसी से नहीं भी करती है ना। तो इस आधार पे देखो, इस आधार पे कि किससे लाइट ट्रेवल करती है, किससे लाइट ट्रेवल नहीं करती है, इस आधार पे टोटल मीडियम को कितनी तरह से डिवाइड कर दिए, 3 तरह का। सुना हुआ होगा, सबको पता है ना। तो मीडियम भी 3 तरह का होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट, और तीसरा ओपेक। ठीक है, सिंपल है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट नाम से ही लगा है। देखो जैसे ग्लास हुआ, वाटर हुआ, ये सब क्या करते हैं, सब लाइट को आराम से पास करने देता है। एक ग्लास जो है, एक शीशा, एक ग्लास रख देंगे हम सामने, तो आर पार आराम से देख सकते हैं, हम आर पार देख सकते हैं। का मतलब क्या है कि उधर का लाइट इधर आ रहा है, इधर का लाइट उधर जा रहा है, तब तो देख पा रहे हैं। तो इस तरह का जो मीडियम हुआ, ग्लास या वाटर, जो एकदम साफ वाटर है, गंदा नहीं, नाली का वाटर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है ना, जो साफ वाटर एकदम क्लीन वाटर होगा, वो क्या होगा उसके अंदर कभी कभी तुम लोग देखता होगा किसी तालाब में एकदम क्लीन वाटर हो तो एकदम सरफेस दिख जाता है, क्यों, क्योंकि वो लाइट को अंदर तक जाने देता है, फिर वहां से आने भी देता है। ठीक है, तो इस तरह का मीडियम जो कि लाइट को पूरी तरह से अलाउ करता है कि ठीक है तुम मेरे होकर के आराम से जा सकता है, इस तरह के मीडियम को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। सिंपल है, बच्चा का डेफिनेशन है, लिख देते हैं, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। तो क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, मीडियम which allows the light to pass through them easily, है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल ग्लास लिख सकते हैं, क्लीन वाटर लिख सकते हैं, etc। ठीक है, सिंपल है। किसी किसी बुक में भी लिखता है कि जो मीडियम लाइट को अपने थ्रू ट्रेवल करने देता है आसानी से, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। बात बराबर है, जो अलाउ करता है अपने से पास होने के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसलूसेंट क्या है, अच्छा देखो कुछ क्या है ना, कुछ मीडियम ऐसा है जो थोड़ा सा लाइट बोलता है ठीक है तुम चले जाओ मेरे होकर, कुछ बोलता रुक जाओ नहीं जाने देंगे,
तो इस तरह का मीडियम, जैसे कि तुम एक पेपर ले लो, ठीक है, उसको उसमें ऑयल लगा दो, फिर तुम देखो, तुमको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा उधर का दिखेगा, दूसरे साइड पूरा नहीं दिखेगा, पूरा फ्रेश नहीं दिखेगा, पर थोड़ा थोड़ा दिखेगा। थोड़ा थोड़ा दिखने का क्या मतलब हुआ कि वो वाला जो पेपर है, जो ऑयल पेपर है जिसमें तुम तेल लगा चुका है, वो वाला उधर के कुछ लाइट इधर आने दे रहा है, तब तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अगर बिल्कुल ही नहीं आने तो दिखता ही नहीं। तो दरवाजा से बाहर अगर हम दरवाजा लगा दें, उससे बाहर हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाहर का लाइट अंदर नहीं आ रहा, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो देखो, तो इस तरह तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है, बोलता है सर थोड़ा सा चले जाओ लेकिन पूरा को जाने नहीं देंगे। इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका क्या लिख सकते हैं, द मीडियम विच अलाउ, ठीक है, जो क्या करता है, विच अलाउ सम पार्ट कुछ पार्ट ऑफ लाइट को, सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम इट्स कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। ऐसा मीडियम जो थोड़ा सा कुछ पार्ट को अलाउ कर देता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, ऑयल पेपर, ऐसा पेपर जिसमें हम तेल लगा देंगे, ठीक है, अगर पेपर में हम तेल लगा देंगे तो आर पार देख लेते हैं, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब क्या अगला मेरा, ओपेक। देखो हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि सब तो इससे पहले भी पढ़े होंगे, बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, अभी भी थोड़ा सा रिकैप कर ले रहे हैं। ओपेक क्या है, ओपेक ऐसा है जो बोलता है एकदम नहीं जाने देंगे। ओपेक कैसा मीडियम है, जैसे लकड़ी का आर पार दिखता है क्या, नहीं, क्योंकि ना तो ये उधर की लाइट उधर जाने देता है, ना उधर की लाइट को इधर आने देता है। तो इस तरह का मीडियम जो बिल्कुल ही दादागिरी करता है, एकदम नहीं आने देता लाइट को, क्या हुआ वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, क्या है, द मीडियम which does not allow the light to pass through them, it's called opaque medium, it's called opaque medium। एकदम नहीं आने देता है, जो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मीडियम, ऐसा सब्सटेंस जो एकदम लाइट को नहीं पास करने देगा अपने थ्रू, सबको रोक देगा, सबको उधर ही रोक देगा, उधर के उधर ही रोक देगा, उधर के उधर ही रोक देगा। इस तरह के मीडियम को क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे लकड़ी, आयरन, जो भी मैक्सिमम चीज तो ओपेक ही है, मैक्सिमम चीज तो नहीं आने देता लाइट बेचारा को, ठीक है। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, वुड, ब्रिक, है ना, बहुत सारा चीज, आयरन, है ना, ईट जो था, ईट, ब्रिक के आर पार देख सकते हैं क्या, दीवार के आर पार नहीं देख सकते। ये सब क्या हो गया, ओपेक मीडियम, ठीक है। लो मीडियम भी देख लिए, सब नोट कर लो, इसके स्क्रीन को रोक करके एक बार नोट कर लो, जिसको नोट करना है, ठीक है, जिसको पता है वो आगे बढ़ेंगे, ओके। हाँ, अब आया मेन टॉपिक, जो कि पूरा चैप्टर का मेन, जहां से दिमाग लगना शुरू होगा, जहां से न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट मिलना शुरू होगा। अभी तक जो हम लोग पढ़े तो सब क्या था, प्रॉपर्टीज और सब कुछ टर्म जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या लगेगा, दिमाग, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसपे हम तुम लोग को कुछ देर में न्यूमेरिकल्स भी देंगे। तो अब जो है बाबू अच्छे से एकदम ध्यान देके सुनना है अब, क्योंकि अभी चैप्टर का मेन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसका पॉइंट अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अंदाज लग गया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो देखो सुनने से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट कर जाना। रिफ्लेक्ट कर जाना मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक बॉल है, बॉल को अगर हम दीवार पे मार दें तो दीवार पे जाएगा, फिर जो बाउंस बैक मतलब फिर जो पीछे की तरफ आ जाएगा उसको
स्ट्राइक करके, दीवार को स्ट्राइक करके, इसको क्या बोलेंगे? अरे दीवार बॉल को रिफ्लेक्ट कर दे, है ना? डेली लाइफ का टर्म में रिफ्लेक्ट कर देना, मतलब कोई चीज जाएगा, किसी चीज को स्ट्राइक करेगा, फिर वापस उसी में बाउंस बैक हो जाएगा, बाउंस बैक मतलब वापस पीछे आ जाना, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी वही है ना? क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या है इसका डेफिनेशन? सिंपल है कि किसी एक सरफेस को मान लो एक सरफेस है, ठीक है, आईना, मिरर, जनरली लोग मिरर लेते हैं क्योंकि मिरर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। मान लो मिरर, यहाँ पे क्या है, इधर से हम टॉर्च जला दिए, यहाँ पे क्या जला दिए, यहाँ पे टॉर्च जलाए तो एकदम लाइट आया, एकदम लाइट रे आया इधर से। जैसे ही मिरर पे से पड़ा, क्या हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, मिरर पे पड़ के क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब बाउंस बैक, इधर से आया और इधर ही भाग गया, बाउंस बैक कर गया। जिस मीडियम से आया, इधर एयर से आ रहा था और ग्लास के सरफेस को स्ट्राइक किया और फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गया, पीछे चला गया। तो ये जो पूरा फेनोमेना है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल डेफिनेशन बनाने से कोई बड़ी बात है। रिफ्लेक्शन क्या है, फिजिक्स का डेफिनेशन है, तो क्या है, इसमें क्या लगा दो, प्रोसेस के लिए फेनोमेना लगा दो कि तो क्या बोल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग सम प्लेन सरफेस। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, क्या, दी फेनोमेना क्या लिख लेंगे इसका, दी फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेज of light when it strikes the smooth surface। क्या बोलेंगे, the phenomena of bouncing back of rays of light when it strikes the smooth surface is called reflection of light। It's called reflection of light। समझ में आ गया, सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे, ठीक है, स्क्रीन रोक करके नोट्स कर सकता है। देखो, तो अभी जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, इस तरह का एक डायग्राम बनाए थे, क्या बनाए थे, एक स्मूथ सरफेस बनाएंगे, एक स्मूथ सरफेस, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस बना लिया हम लोग, एक स्मूथ सरफेस बनाया है पूरा, ठीक है। अब इधर से लाइट रेस आ रही है, स्ट्राइक की, स्मूथ सरफेस का स्ट्राइक की और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्या है, ये है स्मूथ सरफेस, ये है स्मूथ सरफेस। सर स्मूथ सरफेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये जो रेज ऑफ लाइट आई, जो रेज ऑफ लाइट आ रही है और स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे ऑफ लाइट, है ना, सुना हुआ होगा ऐसा। जो रेज ऑफ लाइट आकर के स्ट्राइक करे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे ऑफ लाइट, इंसिडेंस रे ऑफ लाइट। और जो टकराने के बाद जो लाइट रेज गई, क्योंकि ये इधर जा रही है, टकराने के बाद इधर जाएगी, इसलिए लाइट किधर होगा, इधर। टकराने के बाद जो लाइट रेज गई, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, मतलब जो लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे
रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है, अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, अच्छा जिस पॉइंट पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे सरफेस को स्ट्राइक करता है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे सरफेस को स्ट्राइक करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा देखो, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस पे जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस से परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इसको डैश लाइन से डिनोट करते हैं। ये लाइन क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब क्या है, इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये जो लाइन जो ड्रॉ किया हम सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। देखो ये है 90 डिग्री, इसको रेड मार्कर से डिनोट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। कौन है 90 डिग्री भाई, ये रे, ये वाला यहां से लेके यहां, ये है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जो सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो पहले से जानते थे, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ को उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा नॉर्मल और जो इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला दिख रहा है, ये नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल दिख रहा है, कौन है, यहां से लेके यहां तक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, मतलब कितना एंगल से लाइट इंसिडेंट हुआ। और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, आई से। देखो ऐसे डिनोट करते हैं इसको, एंगल आई। इंसिडेंस एंगल को किस चीज से डिनोट करते हैं, एंगल आई से। अच्छा जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल उसको क्या बोलते हैं, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये यहां से यहां। ठीक है, ये है नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, एंगल आर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लिख लेना है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। एंगल, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज है। और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा इस एंगल को क्या बोलेंगे, जो एंगल इस एंगल को जो इंसिडेंस रे और सरफेस के बीच, मिरर के सरफेस मतलब जो सरफेस है, सरफेस और इंसिडेंस रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, या और क्या बोल सकते हैं, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं।
ग्लांसिंग एंगल या ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल उसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे और मिरर के सरफेस के बीच का जो एंगल उसको क्या बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल और ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको भी बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल ऑफ, इसको भी बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सारा पॉइंट कवर हो गया। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया स्मूथ सरफेस या मिरर, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, सब पॉइंट आ गया। ठीक है, हाँ, अब चाहे तो इसको थोड़ा थोड़ा नोट भी कर सकते हैं, हल्का हल्का नोट कर लेते हैं। इंसिडेंट रे क्या है, सॉरी नॉर्मल क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल, हल्का हल्का नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लो, इसको हल्का सा मिटा देते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हल्का सा मिटा करके। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसको लिख लो, नोट कर लेना सब, पॉज करके नोट कर लेना। यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा थोड़ा सब चीज को लिख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब क्या, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या लिख लेना है इसके बीच, क्या होता है, क्या होता है, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, एंगल आई से। क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट। ध्यान रखना है आप, मिरर के सरफेस और इंसिडेंस रे नहीं बोल देना है, नॉर्मल हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लिख सकते हैं हम लोग, आसान है, सब थोड़ा थोड़ा नोट कर लो, ठीक रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या मान लिख सकते हैं, इसको डिनोट किससे करता है, एंगल आर से। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और बताओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, सिंपल है ना, ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे सरफेस को स्ट्राइक करता है, द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, इसको बोलेंगे। अच्छा, नॉर्मल किसको बोलेंगे, नॉर्मल तो सबको पता होगा। अच्छा, इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटा के लिख लेते हैं हम लोग। ये है ना नॉर्मल, नॉर्मल किसको बोलेंगे, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, लाइन है ना, परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर on the surface at the point of incidence। नॉर्मल क्या है बताओ, एक ऐसा लाइन जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर है, कहां पे, किस पॉइंट पे, इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल भी देख लिए। हाँ, इंसिडेंट रे क्या है? अच्छा, इंसिडेंट रे क्या है? यही है ना इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है? द रे व्हिच स्ट्राइक्स द सरफेस। सिंपल है, सब तो लिखने का जरूरत भी नहीं है, जिसको लिखना लिख सकते हैं आगे। इंसिडेंट रे क्या है? द रे व्हिच strikes the surface, strikes the surface। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते हैं हम लोग। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? बताओ, बता चुके हैं ना, समझा चुके हैं, बस अभी लिख रहे हैं। द रे which is reflected by the सरफेस, क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। ठीक है। अब बस 2 पॉइंट बचा है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, तो क्या है अब? है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस? अच्छा, कोई अगर ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, इसका मतलब ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ठीक है, तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या है बताओ? सिंपल है, क्या है? ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस। सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस या ग्लांसिंग एंगल। उसी तरह से क्या बोल सकते हैं? ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या है? सिंपल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस। चलो, सारा पॉइंट, सारा टर्म लिखा भी दिए, समझा तो दिए ही अच्छे से, समझा तो पहले ही दिए थे। ठीक है, सारा पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है इस लेक्चर में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, लगभग सब कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और जितना भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं, सारा न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में। मेन कॉन्सेप्चुअल लेक्चर जो है अगला ही होने वाला है, इसलिए अगला लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है। जितना भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, सारा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में डॉट पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर और किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाना है तो भी कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।